हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो जेई और नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है कि और बहुत इजी भी है। अब हम लोग ने जितने भी अपने इफेक्ट्स देख लिए हैं जीओजी में, उसका एक एप्लीकेशन हम लोग ने कर लिए जो होता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। तो लास्ट टाइम जो हम लोग ने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखा था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो हो गया, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी जो हो गया, तो उसमें हम लोग ने जो फैक्टर्स देखे थे, उसके जो फैक्टर्स थे कौन थे, सारे इफेक्ट्स थे। एरोमेटिसिटी थी, जो प्लस एम माइनस एम था। ऐसे इसका दूसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसका एप्लीकेशन है वह एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताने के लिए है। तो जो प्लस एम माइनस एम हो गया, रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, उसके इफेक्ट से हम एसिडिटी और बेसिडिटी का कंपैरिजन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट किससे, एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो देखो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या करेंगे, पहले हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ का देखेंगे, उसके बाद बेसिक का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, तो देखो कोई भी एसिड, सपोज मैं आपको यहाँ पे 3-4 एसिड ले लेता हूँ और इसमें से मेरे को कंपेयर करना है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। ये कैसे मालूम पड़ता है, तो सिंपल, मैं एसिड को देखो, जो भी एसिड, अगर मैं 1 मोल एसिड ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मैं 1 मोल क्या ले रहा हूँ, HCl ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 मोलार क्या ले रहा हूँ, 1 मोलार HCl, और दूसरा मैं ले रहा हूँ 1 मोलार एसिटिक एसिड। अब मेरे को कंपेयर करना है ये दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो मैं देखूंगा कि इसके 1 मोल ने कितने H प्लस को प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे जब मैंने क्या देखा कि जब ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हुआ, तो 1 मोल HCl ने 1 मोल H प्लस को प्रोड्यूस किया। समझ में आ रहा है। तो ये जो एसिड था उसके 1 मोल ने कितना H प्लस को प्रोड्यूस किया, 1 मोल H प्लस को। ऐसी में जब सेकंड देखने गया कि भाई एसिडिक एसिड के बारे में क्या है, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो CH3CO माइनस और यहाँ पे जो H प्लस बना है वो 1 मोल नहीं है। मतलब यहाँ से जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो 1 मोल नहीं है। फिर क्या है, 1 मोल से बहुत कम है। ये 1 मोलार जो है इससे क्या है, बहुत कम है। तो मतलब देखो, अब मैं 2 एसिड को कंपेयर कर रहा हूँ कि बताओ ये दोनों का स्ट्रेंथ, की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है। तो एक तो मेरा ये डेफिनेशन होता है कि मैं 1 मोल एसिड लेता हूँ, वो कितना H प्लस प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके हिसाब से जितना H प्लस जो एसिड प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्यों 1 मोल एसिड लिया तो 1 मोल पूरा डिसोशिएट हो गया, H प्लस दिया, लेकिन ये नहीं हुआ। तो हम लोग ये आयनिक में पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं और सॉल्ट आता है, और वीक में वीक एसिड, वीक बेस। तो ये जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, इसलिए ये 1 मोलर दिया। लेकिन ये जो होता है क्या होते हैं, वीक होते हैं। और जनरली हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक, ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, और ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ये आप कैसे पहचानोगे, सिंपल, कार्बन वाले जो होंगे वो सब क्या होंगे, कार्बन हाइड्रोजन के जो होंगे वो कौन से होंगे, ऑर्गेनिक वाले। और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी होंगे सब क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, मिनरल एसिड भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये चीजें पढ़ी जाती है क्या, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना मैंने अपने को ऐसे ही। अब हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, यहाँ पे जनरली ऑर्गेनिक एसिड का ही पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड के लिए पढ़ रहे तो मैं जनरल उसको क्या, ये वाले पार्ट को ए मान के चल रहा हूँ, ये वाले पार्ट को क्या मान के चल रहा हूँ, ए। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, HA। अब मैं ये वाला जो एरो, ये समझता है क्या सबको, जब इक्विलिब्रियम आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये एरो कब हम लगाते हैं, जब हमारा रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, मतलब जो रिएक्टेंट है पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये कैसे आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे केस में 2 एरो लगाते, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो ये डिसोशिएट होगा H प्लस में और A माइनस में। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे। अब इसका एक्सप्रेशन भी हम लोग उसमें ही लिखने सीखते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ये जिसको नहीं आता है अभी देख लो, बस ये इक्विलिब्रियम में सीखेंगे। अभी आपको देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बस सुन लो, इतना समझो। तो हम ऐसा लिखते हैं। अब देखो
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा, K की वैल्यू भी क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला। और देखो A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ से देखो एक कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे एक कंक्लूजन तो हम लोग ये निकालते हैं भाई कि Ka ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझा, ये अपने को याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन मिला है। अब के का एसिडिक स्ट्रेंथ का एक हो गया रिलेशन। दूसरा अपने को मालूम है क्या, के और पी के, तो ये इनवर्स होता है। सब रिलेशन अभी लिख लो, आयनिक में सब पढ़ते हैं। और यहाँ पे के ए, ये कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो बताओ, अगर पी के और के का इनवर्स रिलेशन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ ही पी के का क्या होगा, इनवर्स होगा। ये समझा क्या। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, आपको उसी पॉइंट पे आगे पूरा करना है। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, देखो सिंपल है, ये जो एच मैं एसिड लिया हूँ यहाँ पे, ये एसिड लिया हूँ, तो ये क्या कर रहा है, H प्लस डोनेट किया और A माइनस बना दिया। यहाँ पे देखो ये क्या बना है, H प्लस डोनेट किया और यहाँ पे A माइनस बना दिया है। अब ये जो एसिड है, ये इसकी H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितना इजीली ये H प्लस को डोनेट कर देगा, मैं बोलूंगा एक अच्छा एसिड है। अब ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई H प्लस डोनेट करना चाहता है कि नहीं। तो सिंपल क्या करोगे, H प्लस आप डोनेट कर दो, और उससे जो ये बेस, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है क्या, अगर ये एसिड है, मैं यहाँ पे इसको लिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है, HA एक एसिड है। तो ये जब डिसोशिएट होके बना है, अगर ये क्या है, एसिड, तो ये एसिड का ये क्या होता है बताओ, ये भी इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे आयनिक में। तो ये होता है कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है अभी आप लोग बस देख लो, हम लोग इसको वहां पे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब देखो, अगर ये सपोज करो ब्रेक होने के बाद A माइनस जो बना है वो स्टेबल है, A माइनस क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अगर मेरा कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि अब H प्लस को लेना चाहेगा क्या, जब ये खुद स्टेबल है तो आगे कुछ करना चाहेगा क्या वापस से, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा कॉन्जुगेट बेस है जितना स्टेबल बनेगा उतना ही इसका फॉरवर्ड जाने का क्या होगा, टेंडेंसी ज्यादा होगा। मतलब ये चाहेगा कि भाई मैं स्टेबल बन जाऊं। तो स्टेबल कैसे बनेगा, H प्लस दे के। अब H प्लस जल्दी डोनेट करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, सिंपल देखो, आपको बस ये लाइन याद रखना है कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, सिंपल, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लाइन बस याद करना है, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से आप क्या बता सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये एक माइनस एनायन पार्ट बन रहा है, और अगर कार्बन पे आ गया तो ये कार्बो एनायन हो गया। और हम लोग ने कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पूरा पढ़ ली है, इसलिए अब ये टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी। चलो तो आओ देखो, हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं पहले। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्जुगेट बेस। तो फर्स्ट फैक्टर आपको क्या देखना होगा, साइज देखना होगा। जितना ज्यादा, अब साइज के साथ इसका क्या रिलेशन है वो मैं बता रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मैं इसको लिख रहा हूँ स्टेबिलिटी पूरा लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर क्या हो गया, चलो मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे देखो, पहले इनऑर्गेनिक से स्टार्ट, हम लोग कुछ एसिड ले रहे हैं, देखो HF, HCl, HBr और HI। तो आपको अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सिंपल क्या कर दो, इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, देखो H प्लस को डोनेट करके, तो ये F माइनस बन जाएगा और ये Cl माइनस बन जाएगा। H प्लस को डोनेट करके बनता है कॉन्जुगेट बेस,
तो यहाँ से बी आर माइनस बन जाएगा और यहाँ से आई माइनस बन जाएगा। तो ये क्या है इसका, ये एसिड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या है ये, कॉन्जुगेट बेस। तो अब देखो एसिड का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से। अब आपकी जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की वो कैसे मालूम पड़ेगी, कम है ज्यादा है। जो मेरा कॉन्जुगेट बेस बना है वो कम स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है, वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको, तो फैक्टर देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट फैक्टर जो होता है साइज, जितना ज्यादा साइज होगा मेरे कॉन्जुगेट बेस का उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, आई माइनस का। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे तो डाउन द ग्रुप जाओगे ऐसे, तो आई माइनस की साइज ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देखो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो अगर ये इसकी, मैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ये ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो इसका मतलब देखो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसके बाद ये स्टेबल होगा फिर ये स्टेबल होगा, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज्यादा। तो ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये थोड़ा कम है फिर थोड़ा कम है, ऐसा है। तो ये फर्स्ट फैक्टर होता है साइज का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, H2O H2S ये देख लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, सिंपल है, देखो OH माइनस, इसका है SH माइनस। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे सल्फर पे। बताओ नेगेटिव चार्ज ये इसका क्या बना, कॉन्जुगेट बेस बन गया है। कॉन्जुगेट बेस हम लोग कैसे बनाते हैं, H प्लस को निकाल दो, तो H प्लस निकालोगे तो इसमें माइनस आ जाएगा बचे हुए पार्ट पे। तो अब देखो ये O माइनस स्टेबल होता है, ये S माइनस, तो साइज जितना ज्यादा होगा, फर्स्ट फैक्टर क्या देखते हैं साइज, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी उतनी ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। तो S माइनस का साइज ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए इसका एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर जो होता है, सेकेंड फैक्टर देखो हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी। इसका मतलब क्या है आओ देखते हैं। तो देखो जो मेरा माइनस, देखो यहाँ पे माइनस जो आएगा, अगर वो पार्ट ऑफ एरोमेटिक है मतलब उसका जो माइनस वाला पार्ट है बहुत स्टेबल होगा। हम लोग कार्बन में भी देखे थे ना। मेरा बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो अगर मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, ये प्लस है ये प्लस है, और मेरे को ये हाइड्रोजन की एसिडिटी देखना है, और सेकंड क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये मेरे को हाइड्रोजन को निकालना है। तो मेरे को ना ये दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, ये HA ज्यादा एसिडिक होगा या HB। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे बताओ, उसके लिए इसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर लो। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ड्रॉ करो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अब जब कॉन्जुगेट बेस जो बना है, देखो ये दोनों में ये जो माइनस, ये देखो क्या बन गया, एक एरोमेटिक बन गया कि नहीं, एरोमेटिक बना कि नहीं, हम लोग पढ़े ना एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी वाला पार्ट पढ़े। तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक। तो अगर कोई भी कॉन्जुगेट बेस क्या है, एरोमेटिक है, साइज के बाद दूसरा फैक्टर कौन सा आता है, एरोमेटिक देखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों कार्बन है तो दोनों की साइज क्या है, सेम है। तो अगर साइज सेम हो जाए तो सेकंड फैक्टर कौन सा है, एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसकी वजह से क्या आ रहा है, एरोमेटिक, और ये बहुत स्टेबल होगा, और ये क्या आ गया है बताओ, नॉन एरोमेटिक आ गया है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ 1 की ज्यादा होगी किससे, सेकंड से। इतना समझ में आया। अगर वो उसका जो माइनस चार्ज है वो पार्ट ऑफ एरोमेटिक हो गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल है मतलब हमारा ये क्या एसिड, इसका एक कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इतना समझ में आया। चलो उसके बाद ये लिखो, हम थर्ड फैक्टर पे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो हम देखते हैं थर्ड फैक्टर क्या होता है। तो थर्ड फैक्टर जो होगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। थर्ड फैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो यहाँ पर हम इसके थ्रू क्वेश्चन करते हैं फिर मालूम पड़ेगा हमको।
सेम अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, इससे क्या निकालना है अपने को, स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ही निकालना है। अब कैसा रिलेशन होगा वो हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो एक यहाँ पे ले रहा हूँ H2O, फिर उसके बाद ले रहा हूँ मैं यहाँ पे HF, पूरे स्टार्टिंग से मैं लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ये अपना NH3 हो गया, उसके बाद हम ले लेते हैं H2O, उसके बाद लेते हैं HF। हाँ, तो ये तीनों की मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो सिंपल क्या करो, इसके कॉन्जुगेट बेस बना लो, तो F माइनस बन जाएगा, ये OH माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे NH2 माइनस बन जाएगा, समझा। तो देखो जब सेकंड सेम पीरियड में होता है तो साइज उतना क्या होता है, कंपेरेबल रहता है, उतना कम ज्यादा नहीं होता है। तो अब साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, हम लोग सेम मान के चलते हैं, कंपेरेबल रहता है। तो साइज वाला फर्स्ट फैक्टर देखो, अब हमको क्या बताना है, अगर अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो सिंपल क्या देखना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अब आप कॉन्जुगेट की बेस की स्टेबिलिटी देखने के लिए फर्स्ट क्या देखोगे, साइज। तो साइज तो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, सेम पीरियड में याद रखना, साइज लेफ्ट राइट जाने पे डिक्रीज होती है वो ठीक है, कंपेरेबल होता है, उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है, तो हम लोग वो फैक्टर उतना यहाँ पर नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है। तो साइज ऑलमोस्ट सबकी सेम है, तो मतलब साइज वाला फैक्टर नहीं लगेगा। सेकंड फैक्टर कौन सा आता है, एरोमेटिसिटी, क्या यहाँ पे कोई एरोमेटिक लगेगा, नहीं। तो उसके बाद थर्ड फैक्टर कौन सा आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर माइनस चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अगर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है मतलब कॉन्जुगेट बेस भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है, समझ में आ रहा है क्या। तो देखो F माइनस, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, मतलब इस पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं अगर स्टेबिलिटी देखूं, इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाँ कौन है बताओ। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है। तो अगर स्टेबिलिटी ये है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा, यही होगा। ये कौन सा फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे फोर्थ फैक्टर, और फोर्थ फैक्टर आता है रेजोनेंस। इतना समझा। तो आओ देखते हैं इस पे क्वेश्चन के थ्रू, मैं समझता हूँ रेजोनेंस में और इसमें रिलेशन, देखो रेजोनेंस और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, आओ देखते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो फर्स्ट देखो मैं यहाँ पे अलग अलग केसेस बनाऊंगा। यहाँ पे हम लोग देखो दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं OH माइनस ले रहा हूँ और यहाँ पे OH ले रहा हूँ, समझा, OH सॉरी OH माइनस नहीं। ये दोनों में मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं बताओ, सिंपल है ना, उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, क्या बनेगा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, O माइनस बन जाएगा। और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो यहाँ पर भी O माइनस बन जाएगा। जस्ट अ मिनट, O माइनस बन गया। अब एक बार कॉन्जुगेट बेस बन गया तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसकी स्टेबिलिटी। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, साइज। हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर होता है साइज, तो साइज दोनों ऑक्सीजन ही है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, एरोमेटिसिटी, देखो इसकी वजह से एरोमेटिक आ रहा है क्या, नहीं। उसके बाद थर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों ही क्या है, सेम है, समझ में आ रहा। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ही है। तब उसके बाद क्या देखोगे, फोर्थ फैक्टर होता है रेजोनेंस। याद रखना रेजोनेंस क्या करता है, ये चार्ज जो होगा एक जगह पे, अगर कभी भी कोई चार्ज होता है थोड़ी स्टेबल, मतलब स्टेबल उतना नहीं रहता है। आप नॉर्मल समझ लो, अगर मैं आपको एक ही रूम में बंद करके रख दूं तो आप सही से रह पाओगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक रूम जैसा पूरा हॉल दे दिया एकदम बड़ा सा, और घूमने उमने के लिए एरिया दे दिया, मस्त जाओ घूम कर आओ कहीं पर भी, तो आप थोड़ा क्या रहोगे कि स्टेबल फेस में रहोगे। तो ऐसे ही चार्ज का भी होता है, एक जगह लोकलाइज हो जाता है ना तो स्टेबिलिटी उनकी कम रहती है, यदि स्टेबल अनस्टेबल फॉर्म में रहते। लेकिन अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं, घुमा दूं हर जगह,
अलग अलग जगह वो घूम सकता है, घूम सकता है इन द सेंस डीलोकलाइज हो सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस क्या करता है, चार्ज को डीलोकलाइज करवाते रहता है, तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये चार्ज डीलोकलाइज होगा, इसलिए क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ये डीलोकलाइज होगा क्या, ये रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है, और रेजोनेंस कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा हम लोग ने पढ़ लिए। इसलिए ये देखो, ये यहाँ पे रेजोनेंस होगा मतलब ये स्टेबल होगा, अगर ये स्टेबल है तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रहा है क्या इतना, तो देखो इसीलिए आगे पढ़ोगे, फिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से। क्यों, क्योंकि फिनॉल में जो होगा रेजोनेंस होता है, इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है, लेकिन अल्कोहल में जो होता है, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डीलोकलाइज नहीं होगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देख लो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ से देख लिए रेजोनेंस का। तो यहाँ पे जो आता है फर्स्ट केस में लिखा हूं कि देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो एक में रेजोनेंस होगा, तो जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ से क्या मिल गया, जहां पे रेजोनेंस होगा वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस की बढ़ेगी। तो रेजोनेंस वर्सेस नॉन रेजोनेंस, ये फर्स्ट केस था, मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा था, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा था, जहां पे रेजोनेंस होगा वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सेकेंड केस में क्या ले रहा हूं, देखो इसी में सब रेजोनेंस का ही पार्ट है, तो यहाँ पे जो सेकेंड होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें ही एक ये हो गया। ये इससे अच्छा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, फॉर्मिक एसिड ले लेता हूँ मैं, बताना भी आ गया। ये हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे ये ले ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिनॉल ले लेता हूँ। ये दोनों का मेरे को कंपैरिजन करवाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों का कंपेयर करना है। बताओ कैसे देखोगे, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लोगे, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में ही रेजोनेंस हो रहे हैं, अब कैसे बताओ, दोनों में ही रेजोनेंस हो रहे हैं, तो आप कैसे, फर्स्ट पार्ट देखो सारे तीन फैक्टर अभी तक सेम आ जाएंगे, फोर्थ आप आओगे रेजोनेंस पे। अब दोनों में ही रेजोनेंस हो रहे हैं, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है क्या, नहीं। जब दोनों ही रेजोनेंस हो रहे हैं, एक तो था रेजोनेंस वर्सेस नॉन रेजोनेंस, तो सिंपल था, जहां पे रेजोनेंस हो रहा था उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसके बाद उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। यहाँ पे दोनों में ही रेजोनेंस हो रहे हैं, आप क्या करोगे, तो रेजोनेंस में भी देखो दो टाइप हम लोग पढ़े थे, एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस और एक होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट कैसे पहचानते हो, सेम स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो ये जब जाएगा तो माइनस यहाँ पे रहेगा, दोनों ही सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है कार्बन पे आ जाएगा, तो ये सेम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, तो ऐसे केस में जो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट के जो होते हैं क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो नेगेटिव चार्ज देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, जब मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन पे, तो कार्बन पे स्टेबल होता है क्या, नहीं। समझ में आ रहा है, तो ऐसे केस में आ जाएगा बी, क्या है बी वाला मैं नीचे लिख दे रहा हूं, बी केस में क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, नॉन इक्विवेलेंट से, ये याद रखना है, नॉन इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो आओ इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड फैक्टर, इसी में सी वाला पार्ट देखें, रेजोनेंस में सी वाला पार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा हूं, एक अपना कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और दूसरा सल्फोनिक एसिड हो गया। अब ये दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। ये दोनों में कंपेयर करना है तो सिंपल आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होता है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, तो इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा। यहाँ पे जब मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, CH3 O माइनस। अब हमको स्टेबिलिटी देखना है, तो स्टेबिलिटी जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस चार्ज है ये यहाँ से जाके इस पे आ जाएगा माइनस पे,
और ये जो है ऑक्सीजन पे माइनस है, जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा 1 2 3 वाला। तो ये दोनों ही क्या है, अब पहले तो इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट कहा गया था, फर्स्ट रेजोनेंस वर्सेस नॉन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का ज्यादा हो रहा था। अगर मान लो दोनों में रेजोनेंस आ गए तो अब इक्विवेलेंट का ज्यादा होगा। थर्ड में क्या बता रहा हूं यहाँ पे, देखो ये भी इक्विवेलेंट है और ये भी इक्विवेलेंट है, क्यों? क्योंकि देखो इस पे भी माइनस ऑक्सीजन पे आ रहा है, इस पे माइनस ऑक्सीजन, मतलब सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। एक मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, देखो CH3 CO माइनस बन जाएगा और यहाँ पे दोनों ही सेम है। ऐसे यहाँ पर भी बनाऊंगा तो सेम ऐसे ही बनेगा, तो दोनों इक्विवेलेंट है। आप क्या करोगे, हाँ तो देखो यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना सकते हो, एक यहाँ से यहाँ पे, बस मतलब ये दो ही बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो मैं कितना, यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम लोग, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये लिख लेना, 2RS का मतलब क्या है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो माइनस है एक यहाँ पे जा सकता है, तो ये एक बन जाएगा, और दूसरा ये जो माइनस है यहाँ पर भी जा सकता है, ये एक बन जाएगा। तो 1 2 3, यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे बोलो, एक तो इससे और एक इससे और एक ये खुद है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। समझ रहा है क्या, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, रेजोनेंस में पढ़ लिए। तो जब ये दोनों ही रूल सेम हो जाए तब हम क्या करते हैं, थर्ड क्या आ जाएगा केस, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा कार्बन आयन की क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस की हमारी स्टेबिलिटी होगी। और कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा। समझ में आया क्या, ये वाले फैक्टर्स कर लो। तो अब रेजोनेंस वाले फैक्टर हो गए, इसके बाद जो फैक्टर्स आते हैं हम लोग करेंगे, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, रेजोनेंस का जब आ गया तो आपको इतना डीप में तो शायद ही दे, लेकिन मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको एडवांस में भी आप इजीली इसको कर सकते हो, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का। तो एक बार अच्छे से समझ लो, ये बहुत इजी है। देखो यहाँ पे हम फर्स्ट किसको देखेंगे, मैं पहले साइज का बोला, तो यहाँ पे देखो जब हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे, कॉन्जुगेट बेस बना लो। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे, सिंपल है, उसका H+ हटा दो तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो अब मेरे को मालूम करना भाई कॉन्जुगेट बेस मेरा स्टेबल होगा, कितना ज्यादा स्टेबल है कितना कम स्टेबल है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट क्या देखना है अपने को, साइज। तो जिसका साइज ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर मान लो साइज सेम हो गए तब क्या देखोगे, एरोमेटिक, मतलब कोई जो माइनस बन रहा है क्या वो पार्ट ऑफ एरोमेटिक है क्या, अगर है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर मान लो कोई एरोमेटिक का पार्ट नहीं आ रहा है, थर्ड क्या आ जाएगा, फैक्टर क्या आया था अपना, थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उस पर कॉन्जुगेट बेस की। उसके बाद कौन सा फैक्टर था बताओ, उसके बाद आ गया हमारा रेजोनेंस। इसमें हम लोग ने देखो ये सारे केसेस कर लिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले हमारा एक लास्ट फैक्टर देख लेते हैं। तो इफेक्ट्स, जो इफेक्ट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हमको अब जितने भी हमारे मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपरकोऑर्डिनेशन पूरे हो गए तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो स्टेबिलिटी, अगर मैं मेरे को यहाँ पे देखना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने भी माइनस वाले इफेक्ट है, -I -H हो गए, -M -H -I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस वाले से। तो प्लस वाले क्या करेंगे, मेरे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आओ देखते हैं। तो ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने कार्बोकेटाइन कार्बोन में कर लिए, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता प्रॉब्लम होगा। देखो माइनस यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ठीक है, इसका जो होगा मान लो बाउंड्री लाइन यही होगा नॉर्मल, इसके जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एंड देखो ये क्या लगा रहा है, -M, और यहाँ पे क्या लगाएगा बताओ, मेटा पे कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक नहीं लगता, तो क्या लगेगा, -I। तो माइनस वाले क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो -M ज्यादा इंक्रीज करेगा -I, तो ज्यादा कौन करता है, -M। तो सबसे ज्यादा किसका होगा ये, उसके बाद किसका होगा, थर्ड का, उसके बाद 1, वो तो नॉर्मल है। इतना समझा। अब इसमें देखो तो यहाँ पे आपको दिए CN भी क्या होता है, -M लगाएगा, ये भी क्या लगाएगा, -M, और CCl3 क्या लगाता है, -H, और ये क्या लगाएगा, +M। तो ये तीनों तो स्टेबिलिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ये क्या करेगा, एसिडिक स्टेबिलिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और वही हो जाएगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का,
समझ में आ रहा है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस एम वाले डायरेक्ट होते हैं और प्लस वाले इनवर्स। तो यहाँ पे मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, माइनस वाले का तो ज्यादा हो गए, तीनों बढ़ाएंगे और ये कम करेंगे, तो सबसे कम किसका होगा? फोर्थ का। उसके बाद ये दोनों माइनस वाले और ये एच वाला है, तो ये ज्यादा दोनों डिक्रीज करेंगे, तो इसका उतना होगा नहीं, तो ये आ जाएगा थर्ड का। उसके बाद देखो Cn और NO2, माइनस किसका ज्यादा होता है? माइनस एम ज्यादा किसका लगेगा? तो ये मतलब ज्यादा, माइनस एम जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, तो माइनस एम NO2 का ज्यादा होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी NO2 का ज्यादा होगा, फिर ये ऑर्डर आ जाएगा। इतना समझा? आओ इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस एम, यहाँ पर भी माइनस एम और यहाँ पर भी माइनस एम। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन ना एक बार जे मेन में और एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार। तो हम लोग नीचे क्या देख लेंगे भाई, माइनस एम देखो CN है, ये NO2 है, NO2 का माइनस एम ज्यादा लगेगा, मतलब फर्स्ट जो होगा मोस्ट एसिडिक होगा। लेकिन एक बार देखो ये दोनों क्या है? फिनॉल है, और ये क्या है? एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये फिनॉल और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो याद रखना कोई भी ग्रुप लगा हो ग्रुप माइनस एम का, लेकिन ये एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? फिनॉल से क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है? भले माइनस एम कितना भी स्ट्रांग हो, एक केस आएगा जहां पे एसिड होगा, मैं वो बता दूंगा, लेकिन याद रखना है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है फिनॉल से क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा, इरिस्पेक्टिव क्या ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बताना है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कोई कंपेरिजन नहीं है इन लोग के साथ, तो यहाँ पे थर्ड वाले का तो ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद अभी दोनों फिनॉल है ना, अब ग्रुप देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसका माइनस में लगता है? 1 का, तो ये 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इतना समझा? आओ इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे अब आपको देखना है, तो अब कोई यहाँ पे देखो कोई ग्रुप है, ये जो एसिड होगा ये हमारा एसिड माइनस है, ये वाले पार्ट को स्टेबल कर रहा है, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस सब है क्या? जितने भी फैक्टर है सारे फैक्टर देख लो, कुछ नहीं आएगा। तो लास्ट में जब कुछ फैक्टर नहीं बचता है, तो प्लस एम भी नहीं है, माइनस एम भी नहीं है, माइनस आई भी नहीं, अब माइनस एच भी नहीं है। अब उसके बाद देखो माइनस आई वाला पार्ट, तो ये जो हेलोजन है ये क्या करेगा? माइनस आई लगाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। समझ में आ रहा है? यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या लगा रहा है? माइनस आई। यहाँ पर ये भी लगा रहा है माइनस आई, और माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो अब कौन ज्यादा बढ़ाएगा? तो F का माइनस आई ज्यादा होता है, Cl का F का ज्यादा होता है ना, इसलिए ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। यहाँ पे देखो ये भी माइनस आई लगा रहा है और ये भी माइनस आई। इस बार तो दो डिफरेंट थे, तो मैंने कंपेयर कर लिया कि F का ज्यादा होगा, इस बार तो दोनों सेम है। तो अब देखो यहाँ पे चेंज क्या किया मैंने? डिस्टेंस। तो माइनस आई जो होता है, माइनस आई या प्लस आई, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब जितना करीब होगा उसका स्ट्रेंथ जो होता है उतना ज्यादा होता है। तो देखो ये पास में है तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा माइनस आई का, और यहाँ पे उतना नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इस बार इसका ज्यादा होगा। तो इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।